हर किसी की माएँ हैं, बहनी हैं, बेटी हैं यार, अपने निज़ाम अपने खानदानी सिस्टम को बेहतर करो यार। नहीं मिलता ना किसी को चुप नहीं करना चाहिए, तो भाई इसी तरह वो जो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ गर्दिश डॉक्टर रेप केस हैं जो उनसे बहन का कोलकाता में हुआ है, तो उसके बारे में यार जैसा ही हमें पता चला, यकीन माने कोई और वीडियो को बनाने को मन ही नहीं कर रहा। तो उसकी एक बड़ी आवाज़ है और हम भी कोशिश करें कि हमारी भी आवाज़ उठाने में हमारा भी अहम किरदार दो, लोगों तक जाएं और लोग मुहतात रहें और अपने आप की सेफ्टी करें, सिक्योरिटी करें और ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी मेरे ख्याल सिस्टर हैं कुछ निकिता ठाकुर है, इनकी वीडियो है हाउ डॉक्टर रेप केस एक्सपोजेस कोलकाता गवर्नमेंट बिगेस्ट स्कैम। तो देखते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंचती रहे। शुरू करते हैं। कोलकाता रेप केस डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस कहानी में मुझे मिनिमम 7 ऐसे लूपहोल्स मिले हैं जिससे ये क्लियर है संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं है, जैसा हमें बताने की कोशिश की जा रही है। इस क्राइम में और भी लोग शामिल हैं जिन्हें शायद बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि केस के बस 5 दिन बाद क्राइम सीन से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन चालू करवा दिया गया है। The renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. आमतौर पे तो क्राइम सीन को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। तो कुछ कह रहे हैं कि क्योंकि संजय रॉय कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इसी वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज मैं बंगाल की सरकार और वहाँ की पुलिस से 7 सवाल करना चाहती हूँ। 7 ऐसे सवाल जो ये क्लियर कर देगा कि इस केस में कुछ मेजर टैम्परिंग ऑफ एविडेंसेस हुए हैं। चलो, इसे समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से टाइम बाय टाइम समझना होगा। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 ईयर्स की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि शी वाज फाउंड ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट्स, वो भी बिना किसी कपड़ों के। हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली डॉक्टर्स को कंटिन्यूस डे एंड नाइट इमरजेंसी और पेशेंट केयर के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। यस, 36 आवर्स तक कंप्लीटली हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। वहाँ पे खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना, सब कुछ उन्हें हॉस्पिटल में ही करना होता है। उस रात भी 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनकी 4 कलीग्स खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आए थे, जहाँ वो लोग नीरज चोपड़ा की मैच देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और उन सबका डिनर होने के बाद चारों कलीग्स अपनी ड्यूटी पे वापस चले गए। लेकिन विक्टिम डॉक्टर हेक्टिक ड्यूटी के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहती थी, इसीलिए वो वहीं पे सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए सो गई। इसके बाद रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब सुबह के कुछ 4 बजे अक्यूज्ड यानी कि संजय रॉय ने रूम में एंट्री लिया, जिसमें उस डॉक्टर का रेप किया, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया और इसी दौरान यानी कि रात 3 से 5 बजे के बीच उनकी डेथ भी हो गई। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया, बट बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, इसके बारे में अब तक कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है। अब विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सेमिनार हॉल में मिली, लेकिन उनके पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? इसके 3 घंटे बाद सुबह के 10:30 बजे। और इसके बाद भी जब पेरेंट्स वहां पे पहुंचे तो उन्हें सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटे तक वेट कराया गया। उन्हें अपने बेटी की बॉडी को एक बार देखने तक नहीं दिया गया। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। उनके पेरेंट्स रोते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते रहे कि उन्हें अपनी बेटी को एक बार देखने दो, बट उनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई। ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद जब फाइनली पेरेंट्स अंदर गए तो उनकी बेटी की ऐसी हालत थी जिस हालत में कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को नहीं देख सकता है। उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे। शी वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट्स। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी एक बार में बता सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इस केस को एक सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था, और इसीलिए यही कहानी का पहला लूपहोल है और मेरा पहला सवाल भी कि एक क्लियर कट रेप और मर्डर केस को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया।
दूसरी बात, आखिर क्यों उनके पेरेंट्स को 3 घंटों तक वेट कराया गया, बॉडी तक नहीं दिखाई गई? क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचा रही थी या फिर अंदर एविडेंस की टैंपरिंग हो रही थी? तीसरी और इस सबसे भी ज्यादा शर्मनाक बात, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ऑटोप्सी किए, बिना कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किए डायरेक्टली जजमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक मेंटल इलनेस थी और इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। आखिर ऐसे क्यों? प्रिंसिपल को इतने जल्दी एक वर्डिक्ट देने की जरूरत क्या पड़ी? क्या इसमें हॉस्पिटल के और भी लोग इन्वॉल्व थे जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे? वेल, एटलीस्ट ये एलिगेशंस विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पे लगा रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की कि इस केस को कैसे ना कैसे करके खामोश कर दिया जाए, उसे दबा दिया जाए। लेकिन जब ये बात उसी हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स तक, बाकी स्टाफ तक पहुंची तो वो इसके खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट पर उतर आ गए। ये प्रोटेस्ट पर धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया फैल गया और सोशल मीडिया पे भी ये मुद्दा एकदम से वायरल हो गया। इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था और जब उसकी रिपोर्ट आई उसके बाद तो ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। पोस्टमार्टम ने रिवील किया कि उस डॉक्टर को बुरी तरह से सेक्सुअल एक्सॉल्ट किया गया था। शी वाज बीटन एंड रेप्ड ब्रूटली। उनका एब्डोमेन, राइट हैंड एंड लिप्स बुरी तरह से इंजर्ड थे, यहाँ तक कि उनका कॉलर बोन तक क्रश हो गया था। सो रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड का केस नहीं है। और इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि रात को 4 बजे संजय रॉय नाम का एक इंसान सेमिनार हॉल में एंटर किया था। सेमिनार हॉल में पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला जो चेक करने पर उसके फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। मतलब डेफिनेटली यही पर्सन था। इसीलिए पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया एंड गेस व्हाट, उसने अपना क्राइम कबूल भी कर लिया। अब ये संजय रॉय आखिर है कौन? वेल, ये पर्सन किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से कनेक्टेड था ही नहीं, ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही वो कोई मेडिकल पर्सनल था। बेसिकली 2019 से संजय कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में एक सिविक वॉलंटियर की तरह काम करता था। सिविक वॉलंटियर मतलब वो लोग होते हैं जो बेसिकली पुलिस को कुछ बेसिक काम में जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट के हिसाब से संजय अक्सर कोलकाता पुलिस का टी-शर्ट पहन के घूमता था और उससे अपने बाइक में भी कोलकाता पुलिस का प्लेट लगाया हुआ था। सो मेरा चौथा सवाल है कि एक हॉस्पिटल में जहाँ किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बिना विजिटिंग आवर्स के एंट्री तक नहीं मिलती, वहां इस बंदे को रात के 4 बजे बिना कोई रोक टोक के एंट्री कैसे मिल जाती है? किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड्स तो होते ही होंगे, उन्होंने इस बंदे को क्यों नहीं रोका? पांचवी बात जो काफी ज्यादा फिशी है, इस पूरे इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज रिलीज क्यों नहीं की जा रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां वो दिखा रहे हैं कि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर रेनोवेशन चालू कर दिया गया है और पुलिस भी वहीं बैठी हुई है। आमतौर पर तो किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, तो ये जानते हुए भी कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करने की परमिशन किसने दी? क्या ये डेलिबरेटली किया जा रहा है टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंसेस? एटलीस्ट उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो यही क्लेम कर रहे हैं। बोलून सुनছি। एक और बात, संजय रॉय का ये कोई पहला क्राइम नहीं है। इस इंसिडेंट के कुछ हफ्तों पहले ही ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने की कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन इस पर पुलिस ने क्या किया? नो एक्शन एट ऑल। और इस केस के भी उसके पहले एक औरत ने लाल बाजार पुलिस स्टेशन में ये कह के रिपोर्ट दर्ज की थी कि रॉय पिछले 3 महीने से उसे फोन करके उसे परेशान कर रहा है, उसे हरास कर रहा है। उस लेडी के एलिगेशन है कि रॉय ने पहली बार उसे मेडिसिन खरीदने के बहाने आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में से ही उस लेडी से कांटेक्ट किया था और फिर प्रेस्क्रिप्शन से उसने उसका नंबर चुरा लिया, जिसके बाद लगातार रॉय उस पर प्रेशर डाल रहा था और धमकी दे रहा था कि वो लेडी उससे मिलने आए। अगेन इस पर वहां की पुलिस ने क्या एक्शन लिया? अरेस्ट के बाद संजय रॉय के फोन से पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी मिला था एंड जब उसके नेबर्स से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि संजय की 4 बार शादी हो चुकी है और उसकी 3 वाइफ्स उसे छोड़कर चली गई थी उसके अब्यूजिव बिहेवियर के वजह से, एंड 4th वाइफ की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। क्या ये चीज शॉकिंग नहीं है? जब वही सेम आदमी सेम हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ पहले भी बदतमीजी कर चुका है, उसके ऊपर से उसका हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस के उसके ऊपर कितने सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, फिर भी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या पुलिस एक बड़ा क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? बस यही मेरा 7वां और आखिरी सवाल है। जब इस बंदे की पास्ट हिस्ट्री क्लियरली शो करती है कि वो एक सीरियल ऑफेंडर है, फिर भी वो कैसे एक सिविक वॉलंटियर बन जाता है? ऐसे गवर्नमेंट लेवल पोस्ट के लिए कोई बैकग्राउंड चेक्स नहीं होते हैं क्या? इस पूरी कहानी में मुझे तो ये 7 तार दिख रहे हैं जो बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हैं और इसीलिए आज पूरा देश देखना चाहता है कि अब इस केस में किसे बचाने की कोशिश की जा रही है।
क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक बैकिंग है? क्या संजय को एक स्केपगोट बना के, बलि का बकरा बना के पुलिस के हवाले करके बाकी रेपिस्ट को बचाया जा रहा है? आफ्टर ऑल अभी रीसेंट रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि जिस ब्रूटैलिटी से उस डॉक्टर को मारा गया, ये क्राइम कोई एक जन की बात नहीं है। दिस इज अ केस ऑफ गैंग रेप। तो फिर मेरा सवाल है कि बाकी रेपिस्ट कहाँ हैं? क्या वो आज भी खुले घूम रहे हैं? एंड आखिर में जब भी ऐसा कोई भी क्राइम होता है तो हमारी सोसाइटी के कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली विक्टिम को ही शेम करने लग जाते हैं, उन्हें ही गलत ठहराने लग जाते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि निर्भया केस में मैक्सिमम लोगों का पहला रिस्पॉन्स था कि वो लड़की आखिर देर रात तक बाहर थी ही क्यों, लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे, लड़की कैसे बात कर रही थी, ये सब बोलना बहुत आसान है। लेकिन अब उन लोगों से मेरा सवाल है कि इस केस का क्या? इसमें तो वो लड़की अपने हॉस्पिटल में सिर्फ अपना काम कर रही थी। असली प्रॉब्लम ना किसी के लेट बाहर जाने में है, ना किसी के कपड़े पहनने में है। प्रॉब्लम है तो संजय रॉय जैसे लोगों में, उनकी सोच में और हमारी सोच में। याद रखना, जब भी आप किसी भी हादसे में सीधे लड़की पे आरोप लगाते हो, आप देश के ऐसे क्रिमिनल्स को एक खुली छूट दे रहे हो दोबारा से ऐसा ही एक हीनियस क्राइम करने के लिए। उन्हें हिम्मत दे देते हो दोबारा से किसी लड़की को छेड़ने के लिए, उसे असॉल्ट करने के लिए। इसीलिए इस बार नहीं, इस बार हमें सिर्फ कैंडल मार्च करके शांत नहीं हो जाना है। निर्भया के कातिलों को 7 सालों बाद सजा हुई थी, जब सब ये जानते थे कि उन्होंने ही क्राइम किया है। ये हमारे देश के लिए लिटरली हंसने वाली बात है। लेकिन इस बार नहीं। मैं ट्विटर पे इस वीडियो को अपलोड करूंगी विद द हैशटैग जस्टिस फॉर निर्भया 2। जितना हो सके अथॉरिटीज को टैग करना, ताकि इस बार तो एटलीस्ट उनके परिवार को और इस देश को जल्दी न्याय मिल सके। जय हिंद। ओ बहन ने तो यार बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन उठाए हैं जी भाई। वो कह रहे हैं जी ये जो सा क्या नाम था, संजना, इसका क्या नाम था, ये जो सा पकड़ा गया? संजय रॉय। संजय रॉय। ये तो शक्ल से यार कैसा लग रहा है? अच्छा यार शक्ल से छोड़ो यार, जो भी है। बाय द वे वो कह रहे हैं कि इसको बचाने के लिए कोई पॉलिटिक्स वगैरह, मैं कह रहा हूँ कि कहीं कोई रेप हो, कहीं कोई केस हो, यानी ये दुनिया में तमाशा बना हुआ है, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। ये देखो बात खत्म हो, यानी वो कह रहे हैं कि इनके पीछे क्या मसलन कोई हॉस्पिटल का हाथ है या किसका हाथ है, और इसको रफा दफा करने, यानी ऊपर से वो क्या कह रहे हैं कि वो कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज के जो है प्रिंसिपल कह रहे हैं कि वो इनका इसका थोड़ा माइंड ऐसा था लड़की का, माइंड का कह रहे थे, या पता नहीं कोई कह रहे थे किसी पागल ने इस तरह उनको अटैक किया है, मारा है। ये मेरे ख्याल इस तरह रफा दफा करने की बात है यार। वो खुदा का खौफ करो यार, तुम लोगों के अपने घरों में भी माँ बेटी हैं यार। उस चीज का यार देखो, जो गलत हुआ है उसको आप देखो, गलत उसको बोलो, आप क्यों उस पर एक्शन लेना चाहिए, उन पर सख्त सजा होनी चाहिए। तो यार आप लोग उनका साथ दे रहे हो और उन्हें वो कह रहे हैं अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे लोगों को एंड पे लास्ट में बिल्कुल सही बात ये है कि औरत पे ना इल्जाम लगाओ, औरत को ना को किसने कपड़े कैसे डाले हैं, किसने किए हैं, बल्कि उस जिसने ये हरकत की है उसे सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा से जो बाकी ऐसे करने वाले हैं वो मुहतात रहे। मैं तो कहती हूँ ये पुलिस को अच्छे से ना या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इंक्वायरी पूरी और जितने भी केस में मुलव्वस थे ना लोग, उन्हें सबको संजय रॉय के साथ इसे इन्हें सख्त से सख्त, मैं तो कहती हूँ इनका भी मर्डर भी होना है, इन्हें भी ना लटका दो सूली पर। यार वो तो उनका कानून है, उनके हाथों में है वो। नहीं, अगर ये हरकत ऐसी ये करेंगे ना पुलिस वाले, तो आगे से ये जितने भी जो दरिंदे है ना, जानवर है, वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे दोबारा। निकता मसलन इन्होंने बोला कि सिस्टर ने बात आखिर में बहुत अच्छी बोली है कि भाई अब जो उनसे कैंडल लेकर आप एहतजाज कर रहे हो, ये वो ऐसा ना करो, आप कोई सख्त एक्शन लो, आवाज खड़ी करो, जाहिर सी बात है। आज वो केसी के साथ हुआ है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, फिर कोई और किसी के साथ भी कर सकते हैं, आपके साथ भी कर सकते हैं। जाहिर से कहने का मतलब ये है कि देखो यार, वो 4 से लेकर 5 बजे तक वो बंदा कैसे दाखिल हो गया यार, ऐसे कैसे वो दाखिल हो गया, क्या सिक्योरिटी का अमला या क्या, ये किस तहत के, कोई पूछने वाला नहीं था उसको। और वो जी वो यानी वो कह रहे हैं कि पुलिस में था नहीं, पुलिस की वजह से वो जो पुलिस वाले हेल्प लेते हैं, यानी कोई ट्रैफिक के लिए, फिर उसके बाद वो पुलिस वाला अपने आप को शो कराता रहा, नंबर प्लेट उसने लगाई हुई थी, कोई उसे पूछने वाला नहीं था। तो ऐसा थोड़ा वो पीछे उसने मुझे 4 शादियां की हुई हैं, बाद फिर वो कह रहे हैं आप मजहब की कर देंगे, मुझे हमें उन बहनों का बड़ा दुख है यहाँ ये कहते हैं, मगर वो देखो वो शादी किस तरह कर रहे हैं कि वो मैंने न्यूज़ में देखा है, वो बस अपने यानी यूज़ करते हैं औरत को, तलाक दे देता है। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है यार। एक जीवन साथी आप बंदे हैं, आप मसलन उनकी रिस्पेक्ट करें, ये वो, अब वो बस फिर एक को कहते हैं, ये सिस्टर ने बोले कि कैंसर हुआ है,
कोई और एक बंदा कह रहा था इनके बारे में कि कैंसर नहीं लगता, मसलन कोई और सीन लगता है ये, फिर ये किसी को ब्लैकमेल करता रहा। तो यानी ये सारा कुछ ऐसा, इतने इसके ऊपर केस थे इस संजय रॉय के ऊपर, तो किसी फिर भी पुलिस ने देखो हाँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं ये लिया। कंस्ट्रक्शन का काम का मुझे बड़ी हैरानगी हुई यार, यानी इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स लग रही है। अगर ऐसी हुई तो यार शर्म करनी चाहिए। काश जैसे देख लें अब श्रीलंका में भी इनकलाबी एक रैली आई है, वहाँ भी निज़ाम सही हुआ है। बांग्लादेश में भी यार बड़ा उन्होंने स्टूडेंट ने एक इनकलाब खड़ा किया है। तो यानी वो देखो स्टूडेंट उन्होंने इसलिए इनकलाब खड़े, वो ऐसे वो कोई मेरे ख्याल इंजीनियर था जिसकी उन्होंने सरेआम फायरिंग की, उसके बाद ये जो सा वबाल फट गया और भाई वो मजबूर हो गए। तुर्की में भी इस तरह हुआ है। अब जो सा रह गया भाई पाकिस्तान और इंडिया में, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो ये वो, तो भाई हमें भी स्टेप लेना चाहिए। पर हम कैसे लें भाई, आम स्टेप मुश्किल ही है भाई। हम सिर्फ आवाज ही खड़ी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे एहतजाज कर लो, एक दूसरे की टांगे खींच लो भाई, ऐसे ही होता है और क्या। अमनी जो से होता है ना, वो बहन की बात वही दोबारा करने लगूं कि भाई इसके खिलाफ सख्त एक्शन लो यार। हर किसी की माएँ हैं, बहनी हैं, बेटी हैं यार, अपने निज़ाम अपने ख़ानदानी सिस्टम को बेहतर करो यार। नहीं मिलता ना किसी को चुप नहीं करना चाहिए। तो भाई इसी तरह वो जो से लिबरल आंटियाँ हैं, वो जो सी बेगैरत जो सी निकलती हैं औरतों के बारे में, ये वो यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी उनको भी तो अब आना चाहिए ना कि भाई वो क्या हुआ है इनके साथ, क्या हुआ, क्या रेप हुआ यार, क्या गलत हुआ इनके साथ। वो भी बहुत गलत पोस्ट वगैरह लेकर वो भी यानी बेहयाई की फ़रोग वगैरह देती हैं। जब बेहयाई की बंदा फ़रोग दे तो दिमाग ज़हन बंदे का फलाप हो जाता है यार। बंदा वो फिर छोटी भी नहीं देखता, अल्लाह माफ़ करे, बड़ी भी नहीं, ये वो कोई उसको रिश्ते की तकद्दस नहीं होती यार, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती यार। इस वीडियो से हमें ये सबक भी मिलता है कि अपने बच्चों पर नजर रखें, उन पर मोबाइल के वो मोबाइल किस तरह के निगरानी कर रहे हैं। अच्छा ही वो मोबाइल में अच्छी चीज देख रहे हैं, बुरी चीज देख रहे हैं। उनकी एक तो जो सी स्टार्ट से लेकर जो से एंड तक मासूमियत जो सी है उनके केयर करें, यानी मासूमियत खत्म ना होनी चाहिए। आजकल तो बच्चा जब वो जवान होने लगे फिर आस्ता आस्ता उनको गाइड वगैरह करें। अब भाई वो हर बच्चा यार, हर किसी को अल्लाह माफ़ करे यार। तो यार बेहयाई से इसलिए इस्लाम ने मना किया है। बेहयाई जो फैलाने वाला, जो करने वाला, उसको बड़ी दुनिया और आखिरत में सख्त सज़ा का जो उनसे सुनाया गया है। इसी तरह इस्लाम की ये कानून में सख्त सज़ा है, तो जिसे दुनिया वाले तो पसंद नहीं करते। पर आपको एक बात बताता जाऊँ कि अफ़गानिस्तान में जो सा है वहाँ उन्होंने किसी ने बच्ची का रेप किया। यकीन माने 4 बंदों को उन्होंने पुल हमारे बने नहीं होते इस तरह उनको चारों को लटका दिया। अब ये बताएं कि उस मुल्क में इस तरह कोई सीन होगा? नहीं होगा। पर इतना ये धब्बा जो लग गया इंडिया में, पूरी दुनिया में एक शेम हो रही है, वो तो एक अलहदा मैटर है। पर हमारी ये है यार दुआ कि यार इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। और इनके पेरेंट्स के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुई कि यार उनको 3.5 घंटे बाहर खड़ा किया गया यार। उनकी माँ बाप को क्यों अंदर नहीं आने दिया यार? क्या था यार कि 4 से लेकर 5 बजे तक हुई है, मतलब डेथ होगी, 7 बजे पता चली। वो सिस्टर कह रही कि 7 वाले को पहले किसने देखा वो नहीं पता लग रहा कि किसने देखा, किसने शोर मचाया या किसने बताया। और उसके बाद 10:30 बजे उनकी वालिदैन को बताया गया। क्यों भाई, आखिर क्या है इसके पीछे? तो इसका भाई बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा कि जो सी रिपोर्ट आए और बड़ी सख्त आए ताकि वो कुफ्र तक पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो पे अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह।